हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 1 इंग्लिश का, जो आपका प्रोज है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। आज हम लोग उसी का VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर बिहार बोर्ड के लिए है। तो बिहार बोर्ड में आपको पता है कि 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। इसके मायने से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है, इसीलिए आप वीडियो में बने रहिए। और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी हैज़ रिटेन द लेसन। महात्मा गांधी द्वारा कौन सा लेसन लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है आई हैव ए ड्रीम, ऑप्शन नंबर बी है द आर्टिस्ट, ऑप्शन नंबर सी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, या ऑप्शन नंबर डी द अर्थ। तो मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट जो चैप्टर है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखित है। जिसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कहता है फाराओस वेयर रूलर्स वेयर एंशिएंट, यानी फाराओस जो थे शासक थे, तो वो किसके शासक थे? यानी प्राचीन रसिया के शासक थे, या प्राचीन इजिप्ट के शासक थे, प्राचीन इंडिया के शासक थे, या प्राचीन ग्रीस के शासक थे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वह एक किसके ऑप्शन थे? वह फाराओस जो थे इजिप्ट के एंशिएंट रूलर्स थे। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश वेयर रूलर ऑफ इजिप्ट। मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था कि फाराओस जो थे इजिप्ट के रूलर थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फाराओस। याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी आसान भी है। देख सकते हैं, लिखा है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता जो है, एक ऐसा यानी किसके विकास की बात करता है? पीपुल यानी मानव की, या एनिमल यानी जानवरों की, बर्ड्स की, या नॉन लिविंग थिंग्स की? तो जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता जो होता है यह एक मानव में देखा जाता है और मानव के लिए बना है। जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गिवन इज एसोसिएटेड विथ, यानी गिवन का संबंध किसमें से, इनमें से किससे है? गिवन का संबंध। ऑप्शन नंबर ए है इटली, ऑप्शन नंबर बी है स्वीडन, रसिया, या अमेरिका? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रख लीजिएगा, गिवन का संबंध इटली से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, यानी यूरोपियन की जो सभ्यता है वो इंडिया के लिए कैसी मानी जाती है या कैसी रहेगी? वांट यानी इंडिया उसको अपनाना चाहता है, लिविंग यानी इंडिया में वह जीवित रह सकता है, रियल यानी वास्तविक है कि यह यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है इंडिया में आ सकता है, या रूइन। रूइन में इसका होता है खंडहर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यूरोपियन सभ्यता जो है इंडिया के लिए क्या है? खंडहर के जैसा है, क्योंकि महात्मा गांधी के अनुसार यूरोपियन सिविलाइजेशन में उनकी ये सिविलाइजेशन है कि वह एक मैटेरियलिटी पर प्रिविलेज रखते हैं, यानी वे केवल पैसे वैसे पर और शान और शौकत में केवल ज़िंदगी बिताते हैं, जबकि असली सभ्यता ये नहीं होती है। असली सभ्यता ये होती है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, आसानी से रहिए या
केवल सिंपल रहिए, साधारण से रहिए, ज़्यादा हाई फाई मत बनिए, लेकिन अपनी सोच को ज़्यादा विकसित कीजिए। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। शायद आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आ ही गया क्वेश्चन, उसकी मैं बात कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी सिंपल लिविंग यानी साधारण रहिए और ऊंची सोचिए, यानी आपका जो दिमाग होना चाहिए ये विकसित होना चाहिए कि आप कुछ उच्च विचार को अपने दिमाग में लाएं और सिंपल रहिए, ज़्यादा हाई फाई बनने के चक्कर में न रहें। इज द बेस ऑफ, ये कैसा, ये सिद्धांत जो है यह किस सभ्यता का पालन करता है? अमेरिकी सभ्यता है या इंडियन सभ्यता है, यूरोपियन सभ्यता है या नॉन ऑफ दिस? मैंने आपको ऊपर ही बताया था, सिंपल रहना और ऊंची सोचना यह हमारी भारतीय संस्कृति की सभ्यता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आ गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, इंडिया ग्लोरी इज दैट इज, इंडिया की ग्लोरी यानी ग्लोरी में होता है चमक, इंडियन की जो चमक है या ऐसी चमक है जो क्या हो सकती है, डैश, यानी वह हो सकती है, इंडिया की चमक क्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए, इमूवेबल। इमूवेबल में इसका होता है कि बिना गति किए हुए स्थिर, यानी जैसी चमक है इंडिया की सभ्यता की वैसी चमक रहेगी। या मूवेबल, या इसकी चमक आज है कल ख़त्म भी हो सकती है, ऐसी संस्कृति है इंडिया की। या अनसिविलाइज, या इंडिया के जो लोग हैं या जो यहाँ की सभ्यता है वह एक असभ्य है, यहाँ असभ्य संस्कृति है। या ऑप्शन नंबर डी, इग्नोरेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इमूवेबल। इंडिया की जो चमक ऐसी है कि जिसके कारण एक इमूवेबल बना हुआ है, ये कभी भी इस संस्कृति को हटाया नहीं जा सकता है। लोग उसे प्रेम करते हैं और लोग किसी भी इस संस्कृति को किसी भी कीमत पर दूर नहीं होने देंगे और ये हमेशा अटूट रहेगी और हमेशा बनी रहेगी। इसलिए अमूवेबल, इमूवेबल, ये कभी भी गति नहीं करेगी, हमेशा जैसी थी इंडिया की जो सभ्यता है हज़ारों साल पहले भी वैसे ही थी और आगे जाकर वैसे ही रहेगी। जैसे लोग आजकल के जो होते हैं वो प्रणाम कर लेते हैं और पहले ज़माने में भी प्रणाम करते थे, और लेकिन जैसे ही अमेरिका या ब्रिटेन में जाइएगा तो वहाँ खुद बेटे अपने बाप को पैर छूने के बजाय हाय डैड, हाय फादर ये सब कह के बुलाता है। तो ये सब हमारी इंडिया की संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति ये है कि हम अपने पूर्वजों द्वारा अपनाए गए जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, हम उसी को अपनाएं और हम एक असभ्य न कहलाकर एक सभ्य नागरिक की तरह जीवन जिए। यही महात्मा गांधी का कहा नाम था या वो कह कर गए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी इनमें से इन चारों में से कौन ऐसे थे जो कि पॉलिटिशियन तो थे लेकिन पॉलिटिशियन से ज़्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर थे। यानी वह आत्म कहानी जो होता है कि आत्मा के बारे में, आत्मा मतलब भूत वाला आत्मा नहीं, आत्मकथा में कि कैसी संस्कृति रहनी चाहिए, कैसा संस्कार रहना चाहिए, ये सब के बारे में कौन सबसे अधिक जानता था? पॉलिटिशियन से अधिक सबसे बारे में स्पिरिचुअल लीडर इनमें से कौन था? ऑप्शन नंबर ए है नेहरू जी, ऑप्शन नंबर बी है सरदार पटेल जी, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर डी है इंदिरा गांधी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक ऐसे स्पिरिचुअल लीडर थे जो कि पॉलिटिशियन तो थे लेकिन उससे कहीं अधिक एक स्पिरिचुअल लीडर थे, जो कि हमेशा इनके बहुत सारे आप पाठ भी देखे होंगे, हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, कि लोगों को क्या पढ़ना चाहिए और कैसी संस्कृति रखनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए कुछ भी चीज़, ये महात्मा गांधी लिखे हैं क्योंकि एक स्पिरिचुअल लीडर थे, एक पॉलिटिशियन से अधिक स्पिरिचुअल लीडर थे महात्मा गांधी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ हैज़ रिटन बाई, मेरा सत्य के साथ प्रयोग, यानी
जो बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी मेरा सत्य के साथ प्रयोग, यानी मैंने जब सत्य बोला तो उसके साथ क्या उसका प्रभाव हुआ या क्या उसका उपयोग हुआ, क्या प्रभाव पड़ा या क्या प्रयोग हुआ उसका, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य जब मैंने बोला या सत्य जब मैंने सुना तो क्या इस पर प्रयोग हुआ या क्या इस पर प्रभाव हुआ। तो वाज रिटन बाई, यानी कौन इसको लिखा है। इस बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ऑप्शन नंबर ए है नेहरू जी, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने लिखा था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और काफ़ी चर्चित बुक भी है, जिसे सभी लोग जानते होंगे, और ये काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी पूछ लेता है, जैसे RRB NTPC, जहाँ जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी हमारा दिमाग जो है एक रेस्टलेस, यानी बिना थका हुआ, यानी कभी थकता नहीं है। तो क्या थकता नहीं है? एक बर्ड है, माइंड जो है एक रेस्टलेस बर्ड है या रेस्टलेस डॉग है या रेस्टलेस काऊ है या रेस्टलेस डोंकी है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेस्टलेस बर्ड। हमारा दिमाग जो है एक रेस्टलेस बर्ड है, बिना थके हुए पंछी जैसे वह दिन भर या 3-4 दिन तक बिना थके हुए जैसे हवा में उड़ जाता है, हवा में उड़ते हुए रह सकता है, उसी तरह हमारा दिमाग भी है। दिमाग भी हमारा थकता नहीं है। आप कितना भी इसको जानकारी दीजिए, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यदि आप दिमाग में जितना ही डालिएगा वो दिमाग उतना ही चाहता है कि और आए और आए। जैसे आप चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव कीजिएगा तो दिमाग ये नहीं कभी थकेगा कि आपने एक चैप्टर कर लिया तो आप नहीं कर सकते हैं, ये थकता ही नहीं है दिमाग। और जितना आप इसमें डालिएगा उतना ही दिमाग कहेगा और डालो और डालो। यानी यही माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, माइंड जो है कभी भी थकता नहीं है, जितना ही आप दीजिएगा दिमाग को इतना ही वह चाहता है। तो दिमाग कभी भी हैंग नहीं करता है, यही कारण है क्योंकि एक रेस्टलेस बर्ड है। ऑप्शन नंबर, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, यानी यूरोप के जो पीपुल है वह सीखते हैं, वह सबक सीखते हैं तो किसके लिखे हुए पाठ से या किसी भी कविता से यूरोप के जो लोग हैं सबक सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी के लोगों द्वारा लिखे हुए, या ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन के लोगों द्वारा लिखे हुए से लोग सबक सीखते हैं, या ऑप्शन नंबर सी है ग्रीस या रोम के लोगों के द्वारा लिखे हुए, या ऑप्शन नंबर डी है स्पेन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ग्रीस या रोम। ग्रीस या रोम के लोगों द्वारा लिखे हुए जो भी राइटिंग्स हैं, पाठ हैं, उससे यूरोप के जो लोग हैं क्या करते हैं, सबक सीखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। लिखा है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, यानी साधारण रहना और ऊंचा सोचना ये उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? वेस्टर्न फिलोसफर का, ईस्टर्न फिलोसफर का, या नॉर्थ फिलोसफर का, या नॉन ऑफ द दीज। याद रख लीजिएगा, जो इंडिया की जो सिविलाइजेशन है उसको हम कहते हैं ईस्टर्न सिविलाइजेशन, और हाई प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग ये कैसी सिविलाइजेशन है? तो यह एक इंडियन सिविलाइजेशन ही है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्टर्न फिलोसफर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। सेक्रीफाइस देना यानी बलिदान करना, यह हमारी कौन सी एम यानी किसका लक्ष्य है? ऑप्शन नंबर ए है फिलोसफर का, यानी जो फिलोसफी देते हैं उसका ये लक्ष्य है,
या किसानों का है या वैज्ञानिकों का है या रेगिस्तानों का है। याद कर लीजिएगा, इन तीनों में से तो कोई नहीं होगा, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर सी। तो याद कर लीजिएगा, सेक्रीफाइस देना यह एक रेगिस्तानों का एक क्या है, एक लक्ष्य है, आत्मीयता लक्ष्य है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेगिस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी इनमें से कौन जो थे वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंध विरोधी के खिलाफ थे। यानी अंध विरोधी मीन्स क्या होता है, अंध भक्त मीन्स क्या होता है कि वह एक अंधा भक्त है, अच्छा करे तो भी ठीक और बुरा करे तो भी ठीक। जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसमें केवल बात होती है किसकी, तो संस्कार की, उसमें कोई बात ही नहीं होती है, उसमें केवल पैसे, शान और शौकत की बात होती है। तो उसके जो अंध भक्त हैं या उसको अपनाने वाले जो हैं, उसके अगेंस्ट यानी उसके विरोधी इनमें से कौन है, चारों में से उनके विरोधी कौन है। तो इनमें से कौन है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंध भक्त के खिलाफ है। ऑप्शन नंबर ए है नेहरू जी, ऑप्शन नंबर बी है गांधी जी, पटेल जी या अंबेडकर जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, गांधी जी। गांधी जी जो हैं उन लोगों के खिलाफ हैं जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की अंध भक्त हैं। ऐसा बात नहीं है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन खराब है, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन में कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी बातें भी हैं। लेकिन अंध भक्त जो होते हैं, अच्छी या बुरी उसको केवल अपना लेते हैं। तो उन्हीं के खिलाफ है कौन, महात्मा गांधी जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज, यानी इनमें से कौन, सेटिस्फाइड मीन्स क्या होता है, संतुष्ट होना। निम्न में से कौन स्मॉल विलेजेज यानी निम्न में से कौन छोटे गांव से भी संतुष्ट थे। ऑप्शन नंबर ए है आवर एंसेस्टर्स, यानी हमारे पूर्वज, बाबा दादा परदादा जो भी हैं, जर्मन्स या रोमन्स या इटालियंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे गांव में भी रहकर संतुष्ट थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर टुवर्ड्स वन अनदर, सभ्यता जो है हम लोग को सिखाती है एक दूसरे से क्या करने के लिए, हमें प्रेरित करती है या सिखाती है। ऑप्शन नंबर ए है कि इनेमी, यानी सभ्यता हमारी ये सिखाती है कि एक दूसरे से शत्रुता रखो, या एंग्री, एक दूसरे पर क्रोध करो, या ऑफसेट यानी एक दूसरे से निराश रहो, या एक दूसरे से दोस्ती रखो। तो हमारी सभ्यता जो है यही सिखाती है कि एक दूसरे से हमेशा क्या रहें, फ्रेंडली रहें। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान देना कि है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लिखा हुआ है, तो इसका यहाँ पर डी कर लीजिएगा। इसको यहाँ पर ध्यान नहीं देकर इसको ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड, यहाँ पे ई हो जाएगा, स्पेलिंग गलती है, ENJOYED, इंजॉयड डैश रूल, हमारे पूर्वज जो थे कैसे रूल को बहुत ही अच्छा मानते थे या उसी में आनंदित रहते थे। वह एक नाइस रूल से आनंदित रहते थे। नाइस मीन्स अच्छा कानून हो, या सोसाइटी रूल यानी समाज का रूल हो, या होम रूल या नेशन रूल। तो वो लोग जो हैं होम रूल को अच्छा मानते थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, होम रूल। आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड होम रूल। होम रूल मीन्स क्या होता है कि हमारा देश एक घर की तरह रहे और सभी लोग एक घर की तरह नियम को पालन करें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, होम रूल। याद रख लीजिएगा। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है कि चारों में से कोई हो सकता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये काफ़ी
अच्छा क्वेश्चन है वेल्थ एंड लग्जरियस टू नॉट मेक ए डैश हैप्पी। वेल्थ मीन्स का होता है स्वस्थ होना, और लग्जरी यानी शान और शौकत में होना, वह एक आदमी को यानी डैश को हैप्पी नहीं बना सकता है। यानी शान और शौकत और स्वस्थ रहना किसको खुश नहीं रख सकता है। बर्ड यानी चिड़िया को, मैन मीन्स आदमी को, या काऊ को, या डॉग को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह निर्भर नहीं करता है कि वह मनुष्य कितना शान और शौकत से रहता है या कितना ही वह पैसे वाला है, उससे वह मनुष्य धनी नहीं हो जाता है। जब तक कि उसके पास हाई थिंकिंग ना हो या उसके पास संस्कार ना हो तो उसके पास ये सब का कोई फ़ायदा नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसे हिस्ट्री में भी देख चुके हैं। क्वेश्चन कहता है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी चंपारण में कब गए? ऑप्शन नंबर ए है 1915, ऑप्शन नंबर बी है 1916, ऑप्शन नंबर सी है 1917, या ऑप्शन नंबर डी है 1918। तो आपको याद होगा गांधी जी चंपारण में 1917 ईस्वी में गए, और किसके बुलावे पर गए थे? तो वो गए थे आपको राजकुमार राव के बुलावे पे। राजकुमार राव जो थे एक चंपारण के निवासी थे। उन्होंने आग्रह किया था कि गांधी जी आइए और इस चंपारण सत्याग्रह को एक देशव्यापी सत्याग्रह बनाइए। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और राजकुमार राव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे किसके बुलावे पर गए थे? तो ये बुलावे पर गए थे, ये तो हुआ था 1917 ईस्वी में, और ये बुलावे पर किसके गए थे? राजकुमार। तो बिल्कुल सही था, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे। याद रख लीजिएगा राजकुमार शुक्ल। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है क्योंकि ये काफ़ी बार आता है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो यहाँ पे टाइटल को चेंज करता है, राजकुमार शुक्ल या राम कुमार शुक्ल या राजकुमार राव। याद रख लेना है किसके बुलावे पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल। इसमें शायद नहीं दिया होगा लेकिन आपको हिस्ट्री में पढ़ना होगा कि राजकुमार शुक्ल होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, और 1917 ईस्वी में गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश एंड रोमन राइटर। जो यूरोप की जो पीपुल है वे किसके लेखन से प्रेरित होते हैं? रोमन और किसके लेखन से? मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि रोमन और ग्रीक के लेखन से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ग्रीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक और रोमन राइटर्स के। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ पर है, लिखा हुआ है द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। यानी इनमें से, इन चारों में से किसका आविष्कार जो है हमारे विकास का एक माइलस्टोन यानी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण या बहुत ही बड़ा माना गया, यानी मील का पत्थर माना गया, ये कि विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण था। किसकी खोज जो है विकास में हमारे काफ़ी सहायक और महत्वपूर्ण था? ऑप्शन नंबर ए है फायर यानी आग की। जब आदि मानवों ने आग की निर्माण किया, या एग्रीकल्चर या खेती करना जब हमने शुरू किया, या कारपेंट्री करना शुरू किया, या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द दीज। जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फायर। जब फायर का निर्माण हुआ तो हमारे विकास में माइलस्टोन माना गया। हमारे वहीं से हमारा जो है विकास शुरू हुआ, क्योंकि जब हम फायर का जब हम निर्माण कर लिए तो उसे खाना पकाते थे तो खाना काफ़ी स्वादिष्ट बनने लगा, अच्छा लगने लगा, और जानवरों को भगाने का भी उपाय मिल गया फायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फायर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर। ही रोट में इसका होता है, यहाँ पे ही कहा गया है महात्मा गांधी के लिए, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसलिए यहाँ पे महात्मा गांधी के लिए लिखा गया है। तो महात्मा गांधी जो हैं आर्टिकल्स लिखे थे, कौन सा आर्टिकल लिखे थे? द हिंदूज, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ब्लिट्ज,
या यंग इंडिया? तो याद रख लीजिएगा, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया लिखा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता जो है मनुष्य को किस बिंदु तक ला कर छोड़ती है या किस बिंदु से उसको उठाना शुरू करती है या किसके मुहाने पर जाकर उसको पहुंचाती है या क्या उसको प्रेरित करती है? तो ऑप्शन नंबर ए है हाउ टू मेक मनी। सभ्यता ये में ये सिखाती है कि कैसे मनी प्राप्त करें, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है हाउ टू विन द एनिमी। यह हमारी सभ्यता ये सिखाती है कि अपने शत्रु से कैसे जीतें। ऑप्शन नंबर डी है द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी अपने ड्यूटी के यानी अपने जो कर्तव्य है उसका पालन करें। या ऑप्शन नंबर डी है द वे ऑफ लिविंग, यानी अपने जीने के तरीके के सिखाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो सभ्यता सिविलाइजेशन जो है एक मनुष्य को उसके कर्तव्यों के पालन करने का एक पॉइंट बताती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है टू एब्जॉर्ब मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। यदि एब्जॉर्ब मोरालिटी यानी आपको यदि नैतिकता को यदि एब्जॉर्ब करना है, महसूस करना है कि नैतिकता कैसी होती है, तो इसके लिए आपको मास्टरी करना पड़ेगा। यानी किस चीज़ पर आपको पूरी तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा या कौन सी चीज़ आप में लानी पड़ेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक वृद्धि, यानी पैसे से कुछ हेन तेन, आपको पैसा बहुत अधिक करना पड़ेगा। या पॉलिटिकल एबिलिटी, या आपको राजनीतिक क्षेत्र में कुछ अधिक करना पड़ेगा, जैसे नेता मदारी बन गए, चोर चकार ये सब होते हैं नेता मदारी बन गए। या ऑप्शन नंबर सी है माइंड एंड पैशन, या अपने मोरालिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए अपने माइंड और पैशन यानी अपने दिमाग और अपने जज्बे को साथ लेकर चले। या ऑप्शन नंबर डी है आर्ट, यानी अपनी कला को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइंड एंड पैशंस। यदि आपको मोरालिटी एब्जॉर्ब करना है तो आपको अपने दिमाग और अपने जज्बे को साथ में लेकर चलना होगा और उस पर मास्टरी करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। ये सेंटेंस मैंने आपको ऊपर भी बताया था। विच ऑलवेज रिमेन्स। माइंड जो हमारा है, दिमाग है, एक रेस्टलेस बर्ड है, यानी कभी भी न थकने वाला पंछी की तरह है, जितना ही डालो उतना ही आते रहेगा। विच ऑलवेज रिमेन्स यानी वो एक हमेशा उसमें क्या होता है, हंगरी, दिमाग में हमेशा भूख रहती है या अनसेटिस्फाइड या असंतुष्टि रहती है, या उसको प्यासी रहती है, या सिक यानी बीमार रहती है। तो हमारा जो दिमाग है एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है जो कि हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है। यदि आप जैसे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर लिए तो वह दिमाग आपसे संतुष्ट नहीं होगा कि एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो गया तो हो गया। वह हमेशा असंतुष्ट रहता है, क्योंकि जितना ही डालो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, उतना ही भरते जाएगा और उतना ही मांगेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, अनसेटिस्फाइड। वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा कि मुझ में और मत डालो, जितना ही डालो उतना ही मांगेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रुक जाइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हैप्पीनेस इज लार्जली ए। हैप्पीनेस यानी जो खुश है, लार्जली क्या है, एक मेंटल कंडीशन है, यानी हमारी दिमागी हालत को संतुलित करता है, या फिजिकल कंडीशन, या एक बीमारी है, या एक इमेजिनेशन है, या एक काल्पनिकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। हर हैप्पीनेस यानी खुश रहना एक क्या है, दिमागी संतुलन का अच्छा रहना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेंटल कंडीशन। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महात्मा गांधी वाज मोर ए। महात्मा गांधी क्या हैं? महात्मा गांधी तो पॉलिटिशियन है, आपको पता है, लेकिन उससे भी अधिक क्या है, वाज मोर ए। तो वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर। मैंने आपको ऊपर ही बताया है, महात्मा गांधी जो हैं स्पिरिचुअल लीडर हैं, यानी आत्मीयता पर कहानी लिखने वाले एक नेता हैं, यानी सिखाते हैं कि कैसा संस्कार होना चाहिए,
कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहन सहन सभी को बताते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये एक स्पिरिचुअल लीडर थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के रिलेटेड है, तो आप इसका ट्रिक कर सकते हैं। लिखा है ही यूज एज द चीफ वेपन्स। ही फिर से लिखा हुआ है महात्मा गांधी के लिए, यानी महात्मा गांधी जी हमेशा अपना मुख्य उनका हथियार क्या था, स्वर्ड्स, यानी उनके पास हमेशा तलवार आता था। न्यूक्लियर वेपन्स, या उनके पास मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर ये सब होते थे, या गन्स या बंदूक होता था, या ट्रूथ एंड नॉन वॉयलेंस। तो आपको पता होगा कि गांधी जी के पास हमेशा क्या रहता था, ट्रूथ एंड नॉन वॉयलेंस। उनके पास हमेशा उनके पास खास हथियार यही था कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, यानी सच्चाई के साथ रहते थे, और नॉन वॉयलेंस, तो कभी भी हिंसा नहीं करते थे, अहिंसा ही करते थे। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, आवर एंसेस्टर्स डिसाइडेड अस फ्रॉम, यानी हमारे जो पूर्वज थे, डिसाइडेड मीन्स हमेशा दूर रहते थे। किससे दूर रहते थे, पॉलिटिक्स से, यानी राजनीति से, या लग्जरी एंड प्लेजर से, या मोरालिटी से, या स्पिरिचुअलिटी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लग्जरी एंड प्लेजर। हमारे जो पूर्वज थे हमेशा लग्जरी यानी शान शौकत और आनंदमयी जीवन से हमेशा दूर रहते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीपुल इन एंशिएंट डेज, पुराने दिनों में जो लोग थे, वे सेटिस्फाइड विथ, वे संतुष्ट थे, किससे संतुष्ट थे, टाउन्स यानी शहर से, सिटीज से, मेगा सिटी से, या विलेजेस से। जिसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वे लोग स्मॉल विलेजेस से ही हमेशा संतुष्ट रहते थे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलेजेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, रुक जाइए थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर फोर फादर्स सा दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेयर इन्फीरियर टू, हमारे जो परदादा या परदादा के भी परदादा हैं, वे देखते थे कि जो किंग्स यानी जो राजा हैं और उसके जो तलवार हैं वह किस चीज़ से इन्फीरियर रहते थे। तो वो हमेशा किससे इन्फीरियर रहते थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स। स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स से जो हमारे फोर फादर्स जो हैं देखते थे कि राजा और उसके तलवार जो हैं स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स हमेशा क्या रहते थे, इन्फीरियर रहते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपुल फॉलो, यानी पुराने दिनों में जो हमारे साधारण मनुष्य हैं, साधारण मानव हैं, वह क्या करता था, बिजनेस करता था, या एग्रीकल्चर करता था, या इंडस्ट्री था, या वह पॉलिटिक्स में करता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एग्रीकल्चर। पुराने दिनों में जो साधारण मनुष्य या साधारण जनजाति थे, वे लोग क्या करते थे, कृषि कार्य करते थे, एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या होता है, जो हमारी नवीनतम जो नया अभी सभ्यता है, इज द वर्शिप ऑफ, उसमें किसका पूजा किया जाता है, मटेरियल का, या मटेरियल में इसका होता है जैसे पूंजी या पैसा ये सब का, या एथिक्स, एथिक्स में क्या होता है, नैतिकता का। जो ऑप्शन नंबर सी है, ब्रदरहुड यानी भाईचारा का, या ऑप्शन नंबर डी है, इक्वालिटी यानी समानता का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मटेरियल। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसमें मटेरियल यानी पूंजी, शान और शौकत का पूजा किया जाता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पूंजी है, वह उतना ही सभ्य कहलाता है मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज रिटेन बाई, आपको पता होगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल इंजॉयड, यानी प्राचीन दिनों में जो हमारे साधारण जनजाति या साधारण आदमी हैं वह क्या इंजॉय करते थे। तो वे कोर्ट रूल यानी अदालत में जाते थे किसी भी फैसले के लिए, या स्लेवरी या गुलाम के लिए, वो गुलाम थे इसीलिए वे इंजॉय करते थे। या ट्रू होम रूल में क्या होता है कि सत्य कानून, यानी जो घर का कानून होता है वह एक जैसे पंचायत जैसे कुछ होता है वैसा कानून में वे लोग विश्वास करते थे और इंजॉय रहते थे। या फॉरेन रूल यानी विदेशी कानूनों में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ट्रू होम रूल। जो एंशियंट डेज में कॉमन पीपुल थे, ट्रू होम रूल में जैसे पंचायत अभी भी कई कई गाँवों में लगाया जाता है, तो वे लोग उसमें ज़्यादा संतुष्ट रहते थे क्योंकि इसमें कोई घूस नहीं देना पड़ता है और उसमें जो भी फैसला लिया जाता है दोनों के मद्देनज़र देखकर लिया जाता है। जिसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज़ टू एलिवेट, यानी इंडियन सिविलाइजेशन जो है, भारतीय सभ्यता है, उसकी टेंडेंसी यानी उसकी पहचान है और वो किस चीज़ को एलिवेट करता है, यानी किस चीज़ कौन सा चीज़ उसको प्रभावी बनाता है या कौन सा चीज़ इसमें है। इमोरलिटी यानी अनैतिकता है भारतीय सभ्यता में, या पार्शियलिटी या लोगों को विखंडन करता है, या मोरल बीइंग या नैतिक है इसमें, या डिसऑनेस्टी या ये बेईमानी है। तो जो टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन है यह एक नैतिकता को बढ़ावा देता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मोरल बीइंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन इज, भारतीय सभ्यता जो है क्या है, गॉडलेस है यानी भगवान पर भरोसा नहीं करता है। सेकंड है बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, या भगवान पर निर्भर करता है या भगवान पर विश्वास करता है। अगला है बेस्ड ऑन पार्शियलिटी, या विखंडन पर करता है कि विखंडन कर दिया जाए। या बेस्ड ऑन मैटर मीन्स यहाँ पर भी मैटर मीन्स क्या होगा, पूंजी, या एक पूंजी पर निर्भर करता है। तो इंडियन सिविलाइजेशन है यानी भारतीय सभ्यता जो है यह क्या करता है, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, यह भगवान पर यानी ईश्वर पर बिलीव करता है और किसी भी चीज़ पर बिलीव नहीं करता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।